हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा प्रश्न है, इतिहास में बाबर की आत्मकथा का क्या स्थान है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बाबर की आत्मकथा क्या है। तो हम आपको बता दें कि बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा और इसे बाबर ने स्वयं अपने हाथों से लिखा है। बाबरनामा को तुझे के बाबरी या फिर वाक़यात ए बाबरी कहा जाता है और यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे बाबर ने स्वयं अपने हाथों से लिखा और उसने इसे तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर जो है वह चंगेज खान का वंशज है, चौथी पीढ़ी का वंशज है बाबर। और बाबर ही है जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबरनामा जो है बाबर के शासन का इकलौता ऐसा मौलिक स्रोत है जिसके माध्यम से पता चलता है कि बाबर का शासन व्यवस्था कैसा था, या फिर बाबर की समय की सभी जानकारियाँ बाबरनामा से ही हमें प्राप्त होती हैं। प्रारंभ में बाबर ने बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा, लेकिन इसके बाद खाना ने 1590 ईस्वी में अकबर के कहने पर इसे फ़ारसी में अनुवाद किया था। किस भाषा में किया था? फ़ारसी में अनुवाद किया था। इसके बाद भी अनेक यूरोपीय भाषाओं में, विशेषकर फ्रेंच और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया। बाबरनामा जो है वह 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में फरगना और समरकंद से संबंधित विवरण है। हम आपको बता दें कि बाबर फरगना का रहने वाला था और इसके पिता जो थे उमर शेख, वह फरगना के शासक थे। और बाबरनामा के दूसरे भाग में काबुल से संबंधित विवरण दिया गया है और तीसरे भाग में भारत से संबंधित विवरण है। बाबरनामा जो है यह संपूर्ण भारत का विवरण तो नहीं है, लेकिन बाबर से संबंधित सभी घटनाएं और इसके कार्य इसमें वर्णित हैं। बाबरनामा की भाषा शैली कैसी है, आइए जानते हैं। बाबरनामा की भाषा चगताई तुर्की है। चगताई भाषा जो है वह आमू और सिर नदियों की वादियों में पनपी, जहाँ प्राचीन फारसी का प्रचलन, अतः इसमें अरबी एवं फारसी के शब्द का खूब प्रयोग किया गया है। बाबरनामा में अरबी फारसी के लगभग 1/3 भाग इसी भाषा में है, फारसी और अरबी भाषा में। फिर भी बाबरनामा की भाषा सरल एवं प्रवाहयुक्त एवं प्रभावशाली है, अतः अपने संस्मरणों को बाबर ने सरल, सुबोध एवं शुद्ध शब्दों में व्यक्त किया है। अब आप यहाँ से लिखेंगे बाबरनामा के द्वितीय भाग में। बाबरनामा का द्वितीय भाग दैनंदिनी की भांति संकल्पित है, जिसमें लेखक तिथि क्रम विषय में विशेष सचेष्ट है। पहले वार्षिक विवरण के उदाहरण मिलते हैं, बाद में प्रत्येक दिन की घटना का पृथक पृथक वर्णन है। आइए अब जानते हैं बाबर का इतिहास के प्रति दृष्टिकोण कैसा था। बाबरनामा में बाबर ने अपनी इतिहास विषयक अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखता है कि इस इतिहास में मैं इस बात का पर दृढ़ रहा हूँ कि हर बात जो लिखूँ सच लिखूँ और जो घटना जिस प्रकार घटी है उसका ठीक ठीक उसी प्रकार उल्लेख करूँ। इस कारण यह आवश्यक हो गया है कि कुछ अच्छा बुरा ज्ञात जो भी है उसे लिख दूँ। एक अन्य स्थान पर इसी सिद्धांत को दोहराते हुए वह लिखा है कि मेरा विचार किसी व्यक्ति पर आपेक्ष
करना नहीं है और जो कुछ मैंने कहा वह विशुद्ध सत्य है। जैसी घटनाएं घटी हैं बाबर ने वैसी ही घटनाओं का वर्णन किया है। आगे वह लिखता है कि उसमें मैंने सच्चाई का पालन किया है। बाबरनामा को लिखते समय बाबर ने सच्चाई का पालन किया है। यहाँ से लिखेंगे, देखिए बुक में और गाइड में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपकी आवश्यकता है, क्योंकि पेपर में सारी बातों को लिखना होता है, लेकिन समय के अभाव के कारण हम सारी बातें नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा ही लिखें, लेकिन इम्पोर्टेंट वाला लिखें, इम्पोर्टेंट भाग लिखें, जिसमें आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हो और समय की भी बचत हो पाए पेपर में। तो आइए इसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे, बाबरनामा के अध्ययन से प्रमाणित है कि बाबर ने अपने इस सिद्धांत का यथोचित परिपालन किया है। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि दिन भर के थकान के बाद भी वह समय मिलने पर रात में लिखता था। 25 मई 1529 ईस्वी की रात को वह लिख रहा था। उसी शब्दों में उसने लिखा है, 15 घड़ी रात्रि व्यतीत हो जाने के उपरांत जब तारावीह समाप्त हो गई तो अचानक बहुत बड़ा तूफान आया। इतने ज़ोर से हवा चली कि बहुत से खेमे उड़ गए और मैं बैठा लिखता रहा। पुस्तक के कागज़ एवं पन्ने पूरी तरह भीग गए थे। बड़ी कठिनाई से मैंने उन्हें एकत्रित किया और उसे ऊनी कालीन में लपेटा। तूफान 2 घड़ी तक रहा। बड़ी कठिनाई से हम लोगों ने आग जलाई और प्रातः काल तक सो नहीं सके। सारी रात कागज़ों को सुखाने में व्यतीत हो गए। इस बात से पता चलता है कि अकबर ने जो भी लिखा है वह सत्य लिखा है। अब आइए देखते हैं कि बाबर की जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वह किस प्रकार है। अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को बाबर ने बाबरनामा में कैसे लिखा है। बाबरनामा से बाबर का राजनीतिक, प्रशासनिक, युद्ध एवं विजय संबंधित दृष्टिकोण भी ज्ञात होता है। उसने लिखा, क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा सर्वदा हिंदुस्तान पर अधिकार जमाने की रही और यह विभिन्न प्रदेश भीरा, खुआब, चिनाब किसी समय तुर्कों के अधीन रह चुके थे, अतः मैं उसे अपना ही समझता था और उन्हें चाहे शांतिपूर्वक या चाहे युद्ध करके जिस प्रकार संपन्न होता है अपने अधिकार में करने का निश्चय कर लिया था। अपने इस संकल्प के कारण वह भारत की ओर बढ़ा। असफलताओं से घबराने वाला नहीं था। वह लिखता है बाबरनामा में, क्योंकि मुझे राज्य पर अधिकार करने तथा बादशाह बनने की आकांक्षा थी, इसलिए 1 या 2 बार की असफलताओं से निराश होकर मैं बैठने वाला नहीं था। बाबर के जो पूर्वज हैं उन्होंने अपने चंगेज विधान का सर्वदा पालन किया था और बाबर भी अपने इसी चंगेजी विधान का पालन करता है। वह समस्त मुख्य अभियानों से पूर्व एक परामर्श गोष्ठी की आयोजन करता है और उसके परामर्श को ध्यानपूर्वक सुनता था। जिस स्थान को विजय करना होता था उस स्थान की स्थानीय शासन प्रबंध की प्रथाओं का पालन करना प्रारंभ कर देता था। वह अपनी प्रजा पर कर की वसूली किसी प्रकार के अत्याचार के पक्ष में न था, अर्थात वह नहीं चाहता था कि अत्याचार करके जोरपूर्वक किसी से भी कर वसूला जाए। व्यापारियों के प्रति उसकी बड़ी सहानुभूति थी। हिंदुस्तान में भी उसने प्रचलित शासन पद्धति का अनुसरण किया है। बाबरनामे में वह किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करता है, आइए देखते हैं।